controlling. So today's topic is controlling. Controlling is the function of management. Controlling क्या है? मैनेजमेंट का फंक्शन है. और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? इट इज अ फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय मैनेजर. ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? मैनेजर. कंट्रोलिंग का फंक्शन क्यों कर रहा है वो? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो इफेक्टिव बना सके, इसलिए मैनेजर कंट्रोलिंग कर रहा है. कंट्रोलिंग मैंने क्या बोला आपके लिए? वर्ड है दैट इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स दैट इट इज कंटिन्यूअस, लगातार. सो कंट्रोलिंग भी क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको कौन परफॉर्म कर रहा है? मैनेजर परफॉर्म कर रहा है. ये ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सको? इफेक्टिव कर सको. व्हाई वी डू कंट्रोलिंग? सो दैट वी कैन मेक आवर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव. ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना सकते हैं? इफेक्टिव बना सकते हैं. इसलिए आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग कर रहे हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग हम क्या समझते हैं? कंट्रोलिंग को व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग को हम ये मानते हैं कि ये लास्ट फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का. But it is not the last function of management. It is the function from where your management starts. प्लानिंग भी करनी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन में. प्लानिंग भी अगर आपको करनी है, हम मानते हैं पॉडस्कॉप, हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रहा है? पॉडस्कॉप के थ्रू. सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पॉडस्कॉप चल रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं. सो हियर कम्स योर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट हमारा जो प्रोसेस है, हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो इफेक्टिवली हो सके, इसलिए हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट? कंट्रोलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? व्हाई कंट्रोलिंग इज इम्पोर्टेंट? कंट्रोलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है सो दैट वी कैन अकम्प्लिश. क्या कर सकते हैं हम? अकम्प्लिश कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को. फॉर दैट पर्पज कंट्रोलिंग इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम अपने गोल्स को मेजर कर सके, सो दैट वी कैन मेजर द गोल्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. हम गाइड करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं. अकम्प्लिश करना मतलब जब तक काम को पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप उसके लिए प्रयास करते हैं. यू आर वर्किंग, दैट्स अ प्रोसेस. तो कंट्रोलिंग क्या है? वो प्रोसेस है. आपको जब तक अकम्प्लिश नहीं होगा तब तक आपको वो कंट्रोल करके वो अपना एक बेस बना के तब तक आपको काम को करना है. ठीक है, दैट इज कंट्रोलिंग. देन नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. जजिंग, जज आप कब करते हैं? काम करने से पहले जज करेंगे या काम करने के बाद जज करेंगे? काम करने के बाद. तो जब मैनेजर ने काम करवाया अपने सबॉर्डिनेट से तो जज करेगा एक्यूरेटली हुआ या नहीं हुआ. तो मैनेजमेंट वो जो ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेटली सेट स्टैंडर्ड्स के थ्रू काम को करना है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम को कीप करना, चेक करना, ये हेल्प करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लाइट करने में. टास्क टू लाइट द ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक रौनक ला देता है कंट्रोलिंग का. अभी मैं इसका कुछ एग्जाम्पल दूंगी. पहले हम इम्पोर्टेंट रीड कर रहे थे, लाइट एग्जाम्पल. मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोलिंग से आप रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. क्या करेंगे? सॉरी, एफिशिएंटली यूज करेंगे आप
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कह सकते हैं। Effectively and efficiently you will use the resources so that जो भी वेस्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेज आपके वेस्ट हो रहे हैं, आप उन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सको, उन स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को आप परफॉर्म कर सके, ताकि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट द रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली यूज्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिवली और एफिशिएंट। इफेक्टिवली मतलब काम को पूरा करना है तो करना है इफेक्टिव में, हाँ मैंने काम किया। एफिशिएंटली मतलब कम पैसे में कॉस्ट कटिंग करके मैंने काम को किया। सो दैट इज इफेक्टिव एंड दैट इज एफिशिएंट। नेक्स्ट कम्स योर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मोटिवेशन। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोटिवेशन। अगर आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आप अपने स्टैंडर्ड, अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वर्क। अप्रेजल चाहिए, मोटिवेट चाहिए। मोटिवेशन क्यों चाहिए, ताकि आप हेल्प कर सको। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्कोर 50-60%, 70%, 80%, आपको कोई टारगेट आपने सेट किया है, वो कब अचीव करोगे आप, जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपके अंदर मोटिवेशन होगा। तो ये मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज के अंदर होना चाहिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दे सके। आप इसके लिए एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि आपके अंदर मोटिवेशन है कि मुझे करना है, तो अभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, देन यू विल इम्प्रूव योर स्टडी फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे के पढ़िए, और मोटिवेटेड होगी तो यू विल चेंज 4 आवर्स। सी आई एग्री कि लगातार पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं होता है, टाइम को चेंज करो, अपना प्लानिंग बनाइए, मेक अ प्लान कि 2 घंटे में सुबह पढ़ूंगा 4 से 6 बजे मुझे तैयार होके जाना है, वहां 2 बजे स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद रेस्ट कीजिए, शाम को 4 से 5 पढ़िए, फिर रात को पढ़िए 2-3 घंटे। इस तरीके से अपना टाइम को मैनेज कीजिए, सो दैट आपको बोर्ड में 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट ये कंटिन्यूअस होगा, और ये कब हो पाएगा, जब आप मोटिवेटेड होंगे, आप खुद करना चाहेंगे। एनीवन फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट पुट दैट इन यू। सिमिलरली एक कंपनी में भी ऐसा होता है कि अगर वो मैनेजर या वो एम्प्लॉय काम करना ही नहीं चाहता है, तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा, वो बहाना मारेगा किसी भी तरीके का काम से बचने के लिए। तो परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। वेदर यू गिव फाइनेंशियल मोटिवेशन और यू गिव नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हम पढ़ चुके हैं। पैसे से मदद करो, मोटिवेट करो कि ये तुम करोगे तो बोनस देंगे या तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट में आप अलाउंसेस वगैरह, छुट्टी वगैरह ये सब दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, देन दिस इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल्सो, आप पढ़ चुके, हमने लास्ट डायरेक्टली चैप्टर में एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ा है। ये आपके पेपर में आता है डेफिनेटली, एंड दिस विल कम। आपके लिए चीजें डेफिनेटली समझना जरूरी है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं। राइट नाउ कमिंग, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। 5th पॉइंट, ensuring order and discipline। order and discipline। सी इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही देती हूँ। आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है, हमारे उसमें सिटी में लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट, दे आर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन कैसे होगा, who will see that order? The manager will see the order, the manager will see the discipline। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेट किया कि 10 बजे आना है, आपके एम्प्लॉइज 12 बजे आ रहे हैं, so can you expect them to
they will complete the work in time. हर रोज कम करे चलो expect. But if they are not coming regularly on time, discipline नहीं है, honest नहीं है, तो नहीं होगा. तो order discipline होने के लिए you have to be honest. आपको ईमानदार होना पड़ेगा. You have to be disciplined. ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करा सको. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है बाहर की कंट्रीज में और आपकी कंपनी इंपोर्ट भी कर रही है, तो अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्ट है तो ये पॉसिबल टारगेट अचीव करना नहीं होगा. वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा. कई बार ऐसा होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं. वो क्या करते हैं, वो बिडिंग करते हैं, है ना, नीलामी होती है, बिडिंग करते हैं, तो उसकी कुछ अमाउंट सेट कर देते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़. लेकिन अगर कोई डिसऑनेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो बिडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, चाहे आपका